फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकेट। आज आरएसी का सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में वेपर कंप्रेशन साइकिल एक्चुअल और थ्योरेटिकल दोनों की स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चन की हेल्प से हम आरएसी के कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में अभी तक तो नहीं आए हैं बट चांसेस है उनके एग्जाम में आने के, तो वो भी हम क्वेश्चन साथ में ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम, पीएच डायग्राम, ये तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं तीनों डायग्राम की हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर कैसे जल्दी से जल्दी देंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए, ऐसे बच्चे जो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा कंसेप्ट समझना चाहते हैं उनके लिए तो ये वीडियो नहीं है, बट सीरियस कैंडिडेट जो हैं, एसएससी जेई के, आरआरबी जेई के, स्टेट लेवल जेई एग्जाम के जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के बाद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और हम देखिए एग्जाम के क्वेश्चन भी साथ में ही सोल्व कर रहे हैं, हम कंसेप्ट भी साथ में ही देख रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन जो अभी आने वाले हैं वो भी हम साथ में करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। इसके बाद आप एग्जाम के क्वेश्चन लगाइएगा और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो समझ में आ जाएगा। अभी हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज द मैक्सिमम टेम्परेचर। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं बट इसका आंसर हम टीएस डायग्राम से देंगे बहुत इजीली। अब सबसे पहले मैं इसकी बेसिक डायग्राम बना लेता हूँ। हमें पता है सबसे पहला काम है इवेपोरेटर का। इवेपोरेटर के बाद हमारे पास आएगा कंप्रेसर और कंप्रेसर के बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा कंडेंसर का और कंडेंसर के बाद हमारे पास आएगा एक्सपेंशन वाल्व। क्लियर? ये बिल्कुल ही बेसिक डायग्राम है। अब यहाँ पे वेपर कंप्रेशन साइकिल की बेसिक डायग्राम हमने बना ली। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ टीएस डायग्राम। देखिए बहुत ही सिंपल है आंसर देने, अगर हमें टीएस और पीएच डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। अब टीएस डायग्राम से देखिए हम कितने आसानी से आंसर देने वाले हैं इसका, और मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर हम टीएस और पीएच डायग्राम से ही देंगे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर हमें टीएस और पीएच डायग्राम, ये दोनों डायग्राम्स अगर हमारी क्लियर है तो बहुत से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टीएस डायग्राम में हम साथ साथ में बनाते हैं अपनी बेसिक डायग्राम के साथ। इवेपोरेटर ने क्या किया? इवेपोरेटर ने हमारे कोई भी एक कंसाइंड प्लेस है हमारा, वहाँ से इसने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया। अब यहाँ से हीट एब्जॉर्ब अगर हो रही है इवेपोरेटर में तो ऑब्वियस है यहाँ पे कूलिंग होगी और यही हम चाहते हैं और यही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। अब इवेपोरेटर ने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया। क्लियर? अब लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट में टेम्परेचर आपका चेंज नहीं करता बट फेस चेंज करता है। देखिए x इक्वल टू 0 का पॉइंट है ये और x इक्वल टू 1 का पॉइंट है ये। अगर आपने यहाँ से हीट लेनी स्टार्ट की है तो आप इस लाइन पे आगे बढ़ते चले जाओगे बट टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब इस पॉइंट पे आगे बढ़ने का मतलब क्या है? यहाँ पे वेपर भी है और कुछ लिक्विड भी है, और जैसे x इक्वल टू 1 की तरफ आप बढ़ोगे तो कहने का मतलब आपके कंटेंट में वेपर ज़्यादा है, अब लिक्विड कम होना स्टार्ट हो गया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे और इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो टोटली वेपर पे आ जाओगे आप। ये सैचुरेशन वेपर पॉइंट हो गया और ये सैचुरेशन लिक्विड पॉइंट हो गया। क्लियर? तो अब मैंने ये देखा कि इवेपोरेटर ने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया। अब मैं सपोज करता हूं मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब इवेपोरेटर से जैसे ही बाहर यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं इसको 1 पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे इसको 1 पॉइंट ले देते हैं। अब यहाँ पे कंप्रेसर में एंट्री की, कंप्रेसर में एंट्री करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि S इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। क्लियर? क्योंकि बिल्कुल आइडियल केस में चल रहा हूँ मैं। S इक्वल टू कॉन्स्टेंट पे कंप्रेसर वर्क करेगा। क्लियर? अब S इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब इस पॉइंट पे आएगा 2 पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। क्लियर? 3 पॉइंट कहाँ है? यहाँ। 4 पॉइंट कहाँ है? यहाँ। अब कंडेंसर ने क्या बोला? कंडेंसर ने बोला कि मेरे को आपने यहाँ पे सुपर हीट पॉइंट है। अब कंडेंसर क्या करता है? कंडेंसर ने यहाँ से हीट को बाहर रिजेक्ट करना है। अब यहाँ से हीट रिजेक्ट जो होगी वो कौन सी होगी? जो यहाँ से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब हुई थी। अब यहाँ से ये बाहर की तरफ रिजेक्ट करेगा तो सबसे पहले कंडेंसर बोलता है कि मेरे को लिक्विड वेपर प्लस लिक्विड x इक्वल टू 1 तक के पॉइंट तक लेके आओ। तो कहने का मतलब जो रेफ्रिजरेंट आपका सुपर हीट है सबसे पहले आप उसको डी सुपर हीट करोगे और इस पॉइंट तक लेके आओगे और उसके बाद यहाँ पे हीट रिजेक्ट होनी स्टार्ट होगी। अब हीट रिजेक्ट होनी स्टार्ट होगी, सपोज करो इस पॉइंट तक आप आ गए, 3 पॉइंट तक। अब एक्सपेंशन वाल्व जो है वो H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इस पे वर्क करेगा और आपकी लाइन कुछ ऐसे बनती है टीएस डायग्राम में।
क्लियर, और फोर्थ पॉइंट आपका आ गया ये, क्लियर। तो ये डायग्राम हमारे पास बन गई। देखिए बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, ये डायग्राम और ये डायग्राम, ये टीएस डायग्राम बना लिया, हम ऐसे पीएच डायग्राम भी बना सकते हैं जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था, क्लियर। ये सेकंड लेक्चर है आरएसी का। इसके बाद हमने पूरी कोशिश की है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना बच जाए जो आपकी नज़र में ना आए वेपर कंप्रेशन साइकिल का, ठीक है। तो हमने हर एक क्वेश्चन को लिया यहाँ पे, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाले हैं, उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। हम हर एक पॉसिबल क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का होगा। 2020 सीरीज की सबसे खास बात यही है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका आंसर देता हूँ मैं। इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, कहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पे दिख रहा है। और 2 पॉइंट कहाँ पे है, 2 पॉइंट है कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में। तो आंसर क्या होगा, बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर, सी, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन वेपर कंप्रेशन साइकिल विदाउट एनी सबकूलिंग द रेफ्रिजरेंट इमीडिएटली आफ्टर एक्सपेंशन वाल्व इज, देखते हैं। अब पिछले क्वेश्चन में देखिए, अगर मैंने सबकूलिंग नहीं किया है, सबकूलिंग होता क्या है, सबकूलिंग है, देखिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ सबकूलिंग का। थर्ड पॉइंट के बाद यहाँ पे, इस पॉइंट के बाद अगर हम इस पॉइंट को और नीचे ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं, ठीक है, यहाँ पे ले जाएं, तो इसको बोलते हैं सबकूलिंग। मतलब हमने इवेपोरेटर की एंट्री में हम चाहते हैं, देखिए बहुत सिंपल है बट इसको समझना थोड़ा सा टफ है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व के बाद इवेपोरेटर तक क्या होने वाला है वो देखना है। देखिए आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपका लिक्विड फेस में रेफ्रिजरेंट पहुँच रहा है तो सबसे अच्छी बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम ये चाहते हैं इवेपोरेटर में जाके वो जैसे ही रेफ्रिजरेंट आपका लिक्विड फॉर्म में अंदर जाएगा तो ये वेपर फॉर्म में बाहर जाए, तभी ये लेटेंट हीट को यहाँ से ले पाएगा, क्लियर। बट अगर पहले से यहाँ पे कुछ कंटेंट वेपर का होगा तो वेपर तो पहले से ही एंटर कर रहा है तो लेटेंट हीट तो लेगा नहीं है, तो हमारी कूलिंग यहाँ पे कर नहीं सकता। तो हम ये चाहते हैं ये मैक्सिमम लिक्विड फेस में हो, उसको इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पे सब कूलिंग कर देते हैं, क्लियर। और सब कूलिंग के बाद ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, क्लियर। बट अभी ये सब कूलिंग नहीं हो रही, अभी पॉइंट आपका यहीं पे है। तो आपका इवेपोरेटर से पहले इस पॉइंट पे जो फोर्थ पॉइंट है, कौन सा कंटेंट आने वाला है, आपका इस पॉइंट पे आने वाला है। और ये कंटेंट कौन सा है, वेपर और लिक्विड का। कहने का मतलब इसको वेट वेपर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वेट वेपर। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, 100% क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज। अब यहाँ पे देखिए, नॉन टॉक्सिक, ये तो हम चाहते हैं कि टॉक्सिक ना हो, इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, क्लियर। नॉन फ्लेमेबल, ये भी हम चाहेंगे। नॉन एक्सप्लोजिव, ये भी हम चाहेंगे। हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट हो। ऐसा क्यों, देखो ये फिर से हम उसी डायग्राम में देखते हैं। इवेपोरेटर में, अब ये इवेपोरेटर है आपका, अब इस इवेपोरेटर में अगर इवेपोरेटर ने एक लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करना है, क्लियर, और यहाँ से लिक्विड फेस में एंट्री करेगा और वेपर फेस में हम चाहते हैं बाहर जाए। ये वेपर फेस में क्यों बाहर जाए, क्योंकि इसके बाद आएगा कंप्रेसर, और कंप्रेसर में अगर हम लिक्विड भेजेंगे तो कंप्रेसर जो है उसका इंटरनली जो लुब्रिकेशन है वो भी वॉश आउट हो सकता है लिक्विड की हेल्प से। तो हम ये नहीं चाहते कि लिक्विड इसके अंदर जाए। और दूसरी बात, ये कंप्रेसर के वॉल को भी डैमेज करता है लिक्विड। तो हम चाहते हैं कंप्रेसर में मैक्सिमम या 100% वेपर ही जाए। तो इसीलिए इवेपोरेटर के बाहर वेपर निकलना बहुत ज़रूरी है। अब ये वेपर तभी हो पाएगा अगर रेफ्रिजरेंट का, अगर जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि तभी वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में जल्दी से कन्वर्ट करेगा। तो हम चाहते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट। तो थर्ड क्वेश्चन में अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी में हमारे पास हाई बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आंसर होगा। हम खुद चाहते हैं कि लो बॉइलिंग पॉइंट आए, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द सीओपी ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज डैश एज कंपेयर टू डोमेस्टिक एयर कंडीशनर। यहाँ पे कंपैरिजन पूछा है सीओपी का, किससे, एसी एंड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर से। अब मेरे को पता है एयर कंडीशनर जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, 18 तक, 19 तक, इससे आगे निकलेगा। और अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वर्क करेगा। अब मैं टीएस डायग्राम से इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम यही पॉइंट रहता है कि टीएस और पीएच डायग्राम से हम आंसर फाइंड आउट करें। अब यहाँ पे वेपर डोम बनाने के बाद मैं कुछ प्रेशर कांस्टेंट की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे वो देखिए आप। देखिए टीएस डायग्राम के बाद अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये प्रेशर कांस्टेंट की लाइन मेरी रेफ्रिजरेटर की है, ये एसी की है। अब ये मान के चलता हूँ बिल्कुल सैचुरेशन वेपर वाले पॉइंट तक मैं पहुँचा हूँ, पहला पॉइंट मेरा यही है। और अगर मैं एसी की बात करूँ, ये प्रेशर कांस्टेंट की लाइन एसी की है, ये रेफ्रिजरेटर की है। ये नीचे क्यों है समझ में आपको आ ही गया है, क्योंकि ये तो 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और एसी 17, 18, 19 यहीं तक रहेगा। अब मैं ये मानता हूँ इन दोनों का जो सेकंड पॉइंट है, जो कंप्रेसर के बाद आने वाला पॉइंट है, कंप्रेसर के बाद जो सेकंड पॉइंट आएगा वो दोनों का सेम है। कंप्रेसर के बाद एक ही प्रेशर तक दोनों को कंप्रेस किया गया है और दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है। तो मैं किसी इस पॉइंट को लेके चलता हूँ, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ होगी और यहाँ पे 1 डैश है, ये किसका है, एसी का। ये ध्यान में रखिएगा दोनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है क्योंकि यहाँ पे एस कांस्टेंट होगा। क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा वो हमने देख ही लिया है, थर्ड पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। क्लियर। और उसके बाद आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है तो यहाँ पे कहीं 4 होगा और इस पॉइंट पे होगा 4 डैश। अब ये लाइन देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा बताता हूँ, पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है कितनी कूलिंग कर सकते हैं हम कितनी लेटेंट हीट को एब्जॉर्व कर सकते हैं, वही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक कूलिंग हो सकती है। कहने का मतलब अब टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ जैसे लेटेंट हीट लेगा तो टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा नहीं, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा, बस फेज चेंज होगा, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना है, यहाँ पे भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना है। इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, बट मेरे को पता है कि सीओपी क्या होता है। सीओपी इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और वर्क इनपुट। अब देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दोनों केसेस में, चाहे वो एसी हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, दोनों में कुछ खास फर्क तो पड़ा नहीं। बट अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क क्या है, H2 - H1। वर्क H2 - H1 होता है कंप्रेसर का। कहने का मतलब Cp T2 - T1। क्लियर। अब T2 - T1 में किसका डिफरेंस ज़्यादा है, T2 - T1 रेफ्रिजरेटर का और T2 - T1 डैश एसी का। तो मैंने यहाँ पे देखा कि T2 - T1 जो है ये डिफरेंस ज़्यादा है किससे, T2 - T1 डैश से। तो मेरा वर्क किसका ज़्यादा हुआ, रेफ्रिजरेटर का, किससे, एसी से। अगर वर्क ज़्यादा है, रेफ्रिजरेटर का वर्क ज़्यादा है तो सीओपी कम होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर होगा द सीओपी ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज लेस। क्लियर। अब यहाँ पे हमने टीएस डायग्राम से इसका आंसर दिया। तो देखिए टीएस और पीएच डायग्राम मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हमारे जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं पूरी थर्मोडायनेमिक्स के, वो आप देख सकते हैं, आरएसी के देख सकते हैं। पूरी लेक्चर सीरीज़ हम यूट्यूब पे ही है, तो आप चैनल पे जाके पूरी लेक्चर सीरीज को देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में हमने स्टडी करवाया है, एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर किया है। क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। द वैल्यू ऑफ सीओपी इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल इज यूजली। अब इसका आंसर हम कैसे देंगे, थोड़ा सा हम कंसेप्चुअली सोचेंगे। देखिए इसका आंसर देने के लिए मैं ऐसे सोचता हूँ कि सबसे पहली बात, द सीओपी जो है वो वेपर कंप्रेशन साइकिल, ये एसी में भी हो सकता है, ये रेफ्रिजरेशन में भी हो सकता है। तो सीओपी जो है वेपर कंप्रेशन साइकिल का ऑलवेज मोर देन यूनिटी होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, एफिशिएंसी की अगर बात करूँ मैं किसी भी हीट इंजन की, वो क्या होता है, हीट इंजन की अगर बात करूँ तो कितना आपको वर्क आउटपुट मिला और कितना आपने हीट को इनपुट दिया, यही आपकी एफिशिएंसी होती है किसी भी हीट इंजन की। तो एफिशिएंसी, तो वर्क आउटपुट क्या होगा, वर्क आउटपुट को आप क्या लिखते हो, Q1 - Q2 डिवाइडेड बाय वर्क हीट इनपुट क्या होगा, Q1, यही लिखते हो। मैं हीट इंजन अगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे आप Q1 लेते हो, यहाँ पे Q2 लेते हो, यहाँ पे आपका टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर है T2। क्लियर। और यहाँ पे आप वर्क ले रहे हो, तो जो वर्क ले रहे हो, वर्क आउटपुट है वो Q1 - Q2 होता है और जो आप हीट इनपुट करवा रहे हो वो Q1 होगा। तो यहाँ से 1 - Q2/Q1 आपकी एफिशिएंसी बनती है। बट अगर मैं सीओपी की बात करूँ, अगर मैं सीओपी की बात करूँ रेफ्रिजरेशन की या एसी की, ठीक है, मैं एक कॉमन कंडीशन लेके चल रहा हूँ।
मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूँ, मेरे को पता है दोनों के केस में वर्क तो मेरे को इनपुट देना ही पड़ेगा। यहाँ पे Q1 टेम्परेचर T1 और यहाँ पे टेम्परेचर होता है T2। क्लियर? बस फर्क क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब एसी और रेफ्रिजरेशन में दोनों में और हीट इंजन में, इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर मैं सीओपी की बात करूं तो सीओपी क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। आपने कितना वर्क इनपुट किया। अब अगर मैं एसी की बात करूं तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है, आप एसी को हीट पंप भी बोलते हो, तो आपने कितनी हीट दी। एसी के केस में आप Q1 को देखते हो और रेफ्रिजरेशन के केस में आप Q2 को देखते हो। तो यहाँ पे देखिए Q1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं एसी की बात कर रहा हूँ, डिवाइड बाय वर्क इनपुट, तो वर्क इनपुट क्या होगा? Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस Q2 बाई Q1। क्लियर? अब ये क्या है? ये हीट पंप हीट इंजन की एफिशिएंसी है। यहाँ से हमने देखा अगर COP लेस देन 1 होता, अगर COP लेस देन 1 होता तो एफिशिएंसी मोर देन 1 होती, और एफिशिएंसी मोर देन 1 का होने का मतलब 100% एफिशिएंसी से भी ज़्यादा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए COP जो वेपर कंप्रेशन साइकिल की है वो हमेशा मोर देन 1 होगी। क्लियर? वो लेस देन 1 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अदरवाइज एफिशिएंसी मोर देन 100% चली जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? अगर मैं 6th क्वेश्चन की बात करूं तो हीट एब्जॉर्ब इन इवेपोरेटर एंड हीट रिजेक्टर इन कंडेंसर इन द फॉर्म ऑफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा फर्स्ट क्वेश्चन में इवेपोरेटर में यहाँ पे लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और कंडेंसर में जो आपने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया था वो वापस बाहर रिजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि तभी तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, बट फेस चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ये फेस चेंज क्यों चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कंप्रेसर के इनलेट में वेपर आए, लिक्विड ना आए। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये पता चला कि लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर आएगा यहाँ पे लेटेंट हीट। क्लियर? हीट एब्जॉर्ब इन इवेपोरेटर एंड हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर वर्किंग एज ए हीट पंप इज गिवन बाय। बहुत सिंपल आंसर है इसका भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए COP पंप और COP रेफ्रिजरेटर दोनों के केस में, अगर मैं COP हीट पंप की बात करूं तो Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 आएगा, और अगर COP रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2 आएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हम हीट पंप की बात करें या रेफ्रिजरेटर की बात करें तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे Q1 है और टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पे Q2 है और टेम्परेचर T2 है। यहाँ पे हम कुछ ना कुछ वर्क दे रहे हैं। अब रेफ्रिजरेटर के केस में हमने कितने हीट को यहाँ से बाहर निकाला, तो हमें रेफ्रिजरेटर के केस में इस हीट को देखना है, और हीट पंप बोलता है कि कितनी हीट आपने यहाँ पे दी। तो हीट पंप के केस में आपको Q1 को देखना है, तो हीट पंप के केस में Q1 और रेफ्रिजरेटर के केस में Q2। क्लियर? तो अगर यहाँ से मैं इस रिलेशन को निकालूं तो COP पंप जो है वो COP रेफ्रिजरेटर प्लस 1 आएगा, तो आंसर आएगा इसका B। क्लियर? 8th क्वेश्चन में 1 टन ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज, अगर टन की बात की जाए, हम बोलते हैं ये 1.5 टन का रेफ्रिजरेटर है, 1 टन का रेफ्रिजरेटर है, 2 टन का रेफ्रिजरेटर है। इसका कहने का मतलब ये है द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। जो आपका वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, यहाँ से फेस चेंज हुआ है वो आइस बना है 0 डिग्री सेल्सियस पे 24 आवर में। क्लियर? तो 1 टन की डेफिनेशन है ये। वाई वेट कंप्रेसर नॉट प्रेफर्ड? हमें पता है कंप्रेसर के इनलेट में हमें वेपर चाहिए, ऐसा क्यों? द लिक्विड रेफ्रिजरेंट कैन बी ट्रैप्ड इन द हेड ऑफ द सिलेंडर, दिस मे डैमेज द वाल्व और द सिलेंडर हेड। Liquid refrigerant can wash away the lubricant oil, thus accelerating the wear. अब ये तीनों पॉइंट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे, इसलिए हम चाहते हैं कि कंप्रेसर के इनलेट में वेपर आए। क्लियर? और उसी के लिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं सुपर हीट करके हम कंप्रेसर के अंदर भेजें। ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पे डायग्राम देखी थी, यहाँ पे
हमने बोला x इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुई है पॉइंट, यहाँ पे x इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या है कि कंप्रेसर के इनलेट में टोटली वेपर आ गया है। क्लियर। अगर इस चीज को और ज्यादा इंश्योर करना है तो हम क्या करेंगे, कंप्रेसर के इनलेट में हम यहाँ पे ना भेज के इसको और सुपरहीट कर देंगे यहाँ तक। अब यहाँ से हम कंप्रेसर के इनलेट में भेजेंगे और कंप्रेस होगी। तो अगर हम इस पॉइंट तक इसको सुपरहीट कर देंगे तो हम श्योर हो जाएंगे कि कंप्रेसर के इनलेट में वेपर ही गया है। तो हम सुपरहीट भी कर देते हैं उसको कंप्रेसर के इनलेट में। क्लियर। ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट है वो लुब्रिकेट ऑयल को वॉश अवे कर सकता है, वेयर एंड टेयर कर सकता है, सिलेंडर हेड को डैमेज कर सकता है, ठीक है, और वो ट्रैप्ड रह सकता है हेड में, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो हमने देखा कि अगर हम सुपर हीट कर दें, सुपर हीट करके कंप्रेसर के अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, तो हम श्योर हो जाएंगे कि कंप्रेसर के अंदर लिक्विड नहीं गया है। अगर कंप्रेसर के अंदर लिक्विड नहीं गया, यही हमारी आइडियल कंडीशन होगी। तो हम तो चाहते हैं सुपर हीट करके ही भेजें। क्लियर। आगे क्या है, सब कूलिंग ऑफ लिक्विड। हाँ, हम सब कूलिंग की चाहते हैं। ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि अगर सपोज यहाँ से आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता तो 4 और 1 ये है आपके पास, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर। बट अगर मैं इसको सबकूल कर दूँ, सबकूल करने का मतलब मैं यहाँ तक ले आऊँ इसको। अब सबकूल करने का मतलब यहाँ पे TS है, तो सबकूल का मतलब यहाँ पे मैं नीचे लेके आया हूँ, तो यहाँ पे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे 4 पॉइंट होगा। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, क्योंकि सबसे पहले वो जैसे टेम्परेचर आप दोगे, हीट दोगे, सबसे पहले ये यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ये आगे जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया आपका इतना। ठीक है। तो सब कूलिंग से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका बढ़ जाता है, जो कि हम चाहते हैं। तो हम दोनों चीज़ें चाहते हैं, बोथ ऑफ द मेंशन। तो आंसर क्या आएगा आपका, C। 11th क्वेश्चन, अ कंडेंसर मस्ट डैश एंड देन डैश द कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट। TS डायग्राम की हेल्प से इसका आंसर देंगे हम। अब TS डायग्राम में हमने देखा प्रेशर कांस्टेंट लाइन, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं प्रेशर कांस्टेंट लाइन, और उसके बाद नेक्स्ट प्रेशर कांस्टेंट लाइन। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1 है यहाँ पे। अगर मैं x इक्वल टू 1 इस पॉइंट से कंप्रेसर के अंदर भेजता हूँ या इस पॉइंट से भेजता हूँ, अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ कंप्रेसर के अंदर, देन मैं 100% श्योर हूँ कि टोटल वेपर ही कंप्रेसर के अंदर गए हैं, लिक्विड नहीं गया है, जिससे डैमेज बिल्कुल ही मिनिमम या ना के बराबर होगा। तो क्लियर है, अगर मैं यहाँ से भेजता हूँ कंप्रेसर के अंदर तो बहुत ही अच्छी कंडीशन होगी उस टाइम पे वेपर कंप्रेशन साइकिल की। और उसके बाद यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। क्लियर। तो 1 पॉइंट अगर मेरा ये है, सेकंड पॉइंट मेरा ये है, थर्ड पॉइंट मेरा कंडेंसर का ये है। तो यहाँ पे कंडेंसर में क्या लिमिट होती है, कंडेंसर बोलता है कि इसके पास x इक्वल टू 1 के बाद, यहाँ पे कंडेंसर में x इक्वल टू 1 के बाद ही लिक्विड एंटर करे, जो भी आपका रेफ्रिजरेंट है। कहने का मतलब, अगर आपने कंप्रेसर के आउटलेट में यहाँ पे सुपर हीटेड वेपर ही हैं, इसको सबसे पहले आप डी सुपर हीट कीजिए। अब डी सुपर हीट करने के टाइम पे टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता दिख रहा है, और जैसे ही आप x इक्वल टू 1 पे पहुँच जाओगे, अब यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगी तो हीट बाहर की तरफ रिजेक्ट होगी। कौन सी हीट, लेटेंट हीट, जो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई थी। तो क्लियर। तो सबसे पहले मैंने डी सुपर हीट किया और उसके बाद कंडेंसेशन की, तो आंसर क्या आएगा मेरा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एज द इवेपोरेटेड टेम्परेचर लोस डाउन द रिक्वायर्ड कंप्रेशन रेशो, यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखिए अभी हमने देखा यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने सुपर हीट किया सबसे पहले वेपर को और कंप्रेसर के अंदर भेजा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 to 2 ये कंप्रेसर का इनलेट और आउटलेट है। क्लियर। अब कंप्रेसर का काम क्या है, देखिए यहाँ से इवेपोरेटर ने हीट को एब्जॉर्व किया लेटेंट हीट की फॉर्म में। अब जो हीट यहाँ पे एब्जॉर्व हुई उसको यहाँ पे रिजेक्ट करना है। अब अगर रिजेक्ट करना है तो कंडेंसर में ये बहुत ज़रूरी बात है कि कंडेंसर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, तभी ये हीट अपनी बाहर की तरफ रिजेक्ट कर पाएगा। और कंप्लीट साइकिल में, पूरे के पूरे साइकिल में कंटिन्यूसली ऐसा होना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर के अंदर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसीलिए हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर यहाँ पे जो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रेफ्रिजरेंट है
उसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आउटलेट देता है। यही कंप्रेसर का काम है। तो कंप्रेसर का मेन काम क्या हुआ कि रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना, ताकि वो यहाँ पे हीट को रिजेक्ट कर पाए। अब अगर इवेपोरेटर का प्रेशर या इवेपोरेटर का टेम्परेचर हम कम कर देंगे, ये टेम्परेचर वाली लाइन है, इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे ले आओ इस पॉइंट को, तो क्या करना पड़ेगा, आपकी ये लाइन बढ़ जाएगी, नीचे तक आएगी। अब अगर ये लाइन बढ़ जाएगी तो कंप्रेसर का वर्क बढ़ जाएगा। इट मीन्स आपको हाई कंप्रेशन रेशो वाला कंप्रेसर चाहिए। क्लियर? तो यही ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिकम हायर फॉर ए गिवन कंडेंसेशन टेम्परेचर। क्लियर? तो कंप्रेशन रेशो जो है वो हायर चाहिए फॉर ए गिवन कंडेंसेशन टेम्परेचर। क्लियर? व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टी स्टेज कंप्रेसर इन द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम? यहाँ पे देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। सबसे पहली बात तो हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी रेशो है एक। क्लियर? एक रेशो है किसका? जो भी रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर एंटर किया है और कितना रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से आउट किया है। क्लियर? होता क्या है, अगर मैं कंप्रेसर, बिल्कुल सिंपल कंप्रेसर की बात करूं, एक रेसिप्रोकेटिंग की, तो आपका कितना रेफ्रिजरेंट आया और कितना रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज हुआ, ये सक्शन के टाइम पे और ये डिस्चार्ज के टाइम पे। ऐसा कभी नहीं होता कि जितना आपने सक्शन किया है रेफ्रिजरेंट को, उतना सेम अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट आप डिस्चार्ज कर दो। ऐसा कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ गैस जो है वो आपकी यहाँ पे रह जाएगी। क्लियर? कुछ री एक्सपेंशन गैस आपकी यहाँ पे रह जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं किसकी? क्लियरेंस की। कुछ ना कुछ लिमिटेशन क्लियरेंसेस की होती है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ री एक्सपेंशन गैस आपकी सिलेंडर के अंदर रह जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप टॉप डेड सेंटर पे भी हो तब भी कुछ ना कुछ गैस जो है डिस्चार्ज कंप्लीटली बाहर नहीं होके यहाँ पे रह जाएगी। इट मीन्स क्या हुआ कि जितनी रेफ्रिजरेंट आपने कंप्रेसर के अंदर दिया वेपर फॉर्म में, सेम अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट बाहर नहीं गया। तो इसलिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कोई 90%, 91%, 92% होती है। क्लियर? बट अगर मैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज़ करता हूँ तो मेरी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? अगर मैं सिंगल स्टेज यूज़ कर रहा हूँ, अगर मेरी 90% सिंगल स्टेज में आ रही है तो सेम रेफ्रिजरेंट 95% तक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दे सकता है अगर मैं मल्टी स्टेज में यूज़ करूँ। क्लियर? और दूसरी बात ये, टू अलो द सिस्टम टू ऑपरेट बिटवीन हाइयर प्रेशर। क्लियर है? मल्टी स्टेज है तो हाइयर प्रेशर पे तो काम कर ही सकता है। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डैमेज टू रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पे आंसर मेरे को आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन सेंसिबल हीट, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मैंने आपको बताया था सेंसिबल एंड लेटेंट हीट के बारे में। तो लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट में कॉमन डिफरेंस है। वो क्या? लेटेंट में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा बट फेस चेंज करेगा, बट सेंसिबल में फेस कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 14 का? टेम्परेचर चेंज, फेस डज नॉट चेंज। क्लियर? तो ए इसका आंसर होगा, क्योंकि लेटेंट हीट में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और फेस चेंज करता है। क्योंकि हमने टीएस डायग्राम में देखा था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट की लाइन में x=0 से लेकर x=1 तक यहाँ पे लेटेंट हीट होती है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बट फेस चेंज करता है। अगर 15 की बात करें, इफ़ वी कंपेयर COP ऑफ थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल, तो COP थ्योरेटिकल की और एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल की बात करूँ और यहाँ पे एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल की बात करूँ, दोनों में जो बहुत ही कॉमन डिफरेंसेस हैं वो क्या है? सबसे पहली बात, थ्योरेटिकल जो VCC है आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल है, यहाँ पे आपको पता है कि आप कोई भी प्रेशर लॉस नहीं मानते हो, कि कोई भी प्रेशर लॉस नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में प्रेशर लॉस होते हैं। क्लियर? जो आप टीएस डायग्राम में प्रेशर कांस्टेंट की लाइन पे ड्रॉ करते हो, वो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन पे वर्क नहीं कर पाएगा एक्चुअली। दूसरा, हमने ये देखा था कि हीट ट्रांसफ़र 0 होती है, कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं है अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूँ तो। बट अगर एक्चुअल बात की जाए तो बहुत सी हीट ट्रांसफ़र होती है। कभी कभी रेफ्रिजरेंट से कंप्रेसर की वॉल पे होगी और कभी कभी कंप्रेसर की वॉल से रेफ्रिजरेंट के अंदर होगी। ठीक है? तो हीट ट्रांसफ़र भी होने की वजह से एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल अलग होता है।
और अगर मैं एक और डिफरेंस की बात करूं, जो आपके पास रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर के बाद है वो आप मानते हो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, और जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से जस्ट पहले है आप मानते हो वो वेपर फॉर्म में होगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में होता है। क्लियर? इन सभी की वजह से जो COP है किसका, थ्योरेटिकल का, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एक्चुअल। क्लियर? तो यहाँ पे COP ऑफ थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन एक्चुअल। ए इसका आंसर होगा। अगर मैं 16th की बात करूँ, द सक्शन पाइपलाइन डायमीटर ऑफ द रेफ्रिजरेंट यूनिट कंप्रेसर इन कंपैरिजन टू डिलीवरी साइड, इसके लिए आपको एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सिंपल है वो भी। यहाँ पे देखिए TS डायग्राम में सबसे पहले तो इवेपोरेटर आएगा, सभी को पता है। यहाँ पे 1 पॉइंट आएगा इवेपोरेटर का। अब इवेपोरेटर से कंप्रेसर के तक जाने के लिए जो रेफ्रिजरेंट है वो सक्शन पाइप के थ्रू जाएगा, और सक्शन पाइप के बाद इसके जस्ट एंट्री पे एक सक्शन वॉल्व भी लगा होगा। ठीक है? अब यहाँ पे सक्शन पाइप है और यहाँ पे सक्शन वॉल्व है। अब होगा क्या, यहाँ से पहले तो प्रेशर कांस्टेंट वाले पॉइंट से ही ऊपर जाएगा, ये पॉइंट आपका 2 पॉइंट होगा। अब 1 से 2 ये लाइन है सक्शन लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपकी सक्शन पाइप है या सक्शन लाइन है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है वो हीट को एब्जॉर्व करेगा पाइप के अंदर ही। यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट जाएगा आगे की तरफ तो ये पाइप से हीट अंदर की तरफ एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। एक्चुअल साइकिल की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सक्शन लाइन के बाद एक सक्शन वाल्व आएगा जो कि बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे होगा कंप्रेसर के। अब अगर कंप्रेसर के एंट्री वाल्व जो सक्शन वाल्व है इसका प्रेशर कम अगर होगा तभी पूरे का पूरा रेफ्रिजरेंट इसके अंदर जाएगा, क्योंकि प्रेशर कम होने की वजह से ही ये हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन रेफ्रिजरेंट बहुत जल्दी से जाएगा। तो इसका प्रेशर लो होता है सक्शन वाल्व का। तो यहाँ से लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आप जाओगे किसी थर्ड पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा है, ये सक्शन वाल्व का पॉइंट है। ये हम जानबूझ के खुद नीचे रखते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि पूरे का पूरा रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर जाए। और 3 से 4 ये जस्ट एंट्री पॉइंट है कंप्रेसर का। अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसर के वॉल से रेफ्रिजरेंट कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्व करना स्टार्ट करेगा जिसकी वजह से टेम्परेचर दोबारा बढ़ जाएगा। अब 4 पॉइंट के बाद कंप्रेशन स्टार्ट होगा और 5 पॉइंट तक कंप्रेशन होता चला जाएगा। अब 5 पॉइंट तक कंप्रेसर हो गया आपका। अब कंप्रेस होने के बाद सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा 6। इस 6 पॉइंट को बोलते हैं डिलीवरी प्रेशर। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 to 6 तक यहाँ पे होती है सेंसिबल कूलिंग। ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग का मतलब क्या है कि हीट ट्रांसफ़र होगी रेफ्रिजरेंट से जो आपकी कंप्रेसर की वॉल है उसकी तरफ। यहाँ पे सेंसिबल कूलिंग होगी हल्की सी। तो 6 पॉइंट के बाद आपका एक 7th पॉइंट आएगा नीचे। अब यहाँ का टेम्परेचर होगा कम। ऐसा क्यों, क्योंकि आप चाहते हो कि जितना रेफ्रिजरेंट है वो पूरा का पूरा डिलीवर हो जाए कंडेंसर की तरफ। तो इसीलिए आप खुद प्रेशर कुछ कम करोगे और टेम्परेचर भी कुछ कम करोगे। और 7 के बाद आप 8 पॉइंट तक इसको डी सुपर हीट करोगे। और डी सुपर हीट करने के बाद आप 7th पॉइंट तक जाओगे। 8 के बाद 9th पॉइंट आएगा। यहाँ पे कंडेंसेशन होगा सारा, और कंडेंसेशन के बाद थोड़ी सी सब कूलिंग होगी, और सब कूलिंग के बाद दोबारा से आपका ये पॉइंट आ जाएगा। ये एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि आपका इवेपोरेटर के बाद सबसे पहले ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये सक्शन लाइन है, और ये पॉइंट कौन सा है, सक्शन वाल्व वाला पॉइंट है। सक्शन वाल्व से कंप्रेसर के इनलेट तक 3 से 4 होगा। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन के बाद सेंसिबल कूलिंग होगी, और ये पॉइंट होगा डिलीवरी पॉइंट। अब डिलीवरी प्रेशर जो है वो पूरे का पूरा हम कम कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कंडेंसर के अंदर पूरा रेफ्रिजरेंट जाए इसीलिए। उसके बाद हम कुछ डी सुपर हीट करते हैं, और डी सुपर हीट करने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन होगी, और उसके बाद यहाँ पे आपको बताया था सब कूलिंग के बारे में। सब कूलिंग होगी। सब कूलिंग से क्या होता है, रेफ्रिजरेंट इफेक्ट बढ़ता है, और उसके बाद दोबारा से साइकिल स्टार्ट होगा। तो ये साइकिल आपका ओरिजिनल साइकिल है। यहाँ पे देखिए, तो द सक्शन पाइपलाइन
इसकी बात कर रहा है, तो सक्शन पाइपलाइन ऑफ द रेफ्रिजरेंट यूनिट कंप्रेसर इन कंपैरिजन टू डिलीवरी साइड, डिलीवरी प्रेशर और इस साइड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो सक्शन लाइन है इसका डायमीटर बिगर होता है एज कंपेयर टू डिलीवरी पाइपलाइन। क्लियर। 17 की अगर बात करूँ, इन एक्चुअल कंप्रेशन वेपर कंप्रेशन साइकिल टेम्परेचर एट सक्शन वाल्व, टेम्परेचर एट सक्शन वाल्व की बात की जा रही है। सक्शन वाल्व कहाँ है? ये है। अब टेम्परेचर एट सक्शन वाल्व लेस देन है किससे? सक्शन पाइप से। क्लियर। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे? इज लेस देन सक्शन लाइन टेम्परेचर। ये हमने एक बार ग्राफ पढ़ लिया, उससे बहुत से आंसर हमें मिल जाएंगे। मैक्सिमम आंसर हमने टीएस डायग्राम से ही देने हैं। 18th क्वेश्चन की बात करूं, इन एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल प्रोसेस इनसाइड द कंप्रेसर इज, देख लेते हैं क्या है। अभी हमने डायग्राम ड्रॉ की। अब पहले हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, यहाँ पे एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की, बट अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बट एडियाबैटिक होता है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल आंसर है इसका। इसका आंसर बहुत सिंपल इसीलिए है क्योंकि मेरे को पता है एक्चुअली में कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल तो हो नहीं सकता, इसलिए ये तो है इरिवर्सिबल। एडियाबैटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कंप्रेशन होगा वो इतना फास्ट होगा कि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र का मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगर हीट ट्रांसफ़र का मौका ही नहीं मिल रहा और बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा है, इसलिए ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा इन एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल प्रोसेस इनसाइड द कंप्रेसर इज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर। 19th क्वेश्चन, इन एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल डिलीवरी प्रेशर इज डैश देन आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर। अब डिलीवरी प्रेशर क्या होगा यहाँ पे? देखिए डिलीवरी प्रेशर क्या है, ये वाला पॉइंट। क्लियर। तो आउटलेट ऑफ द कंप्रेसर से तो बहुत कम है। यहाँ से हमने देखा आउटलेट ऑफ कंप्रेसर ये है, डिलीवरी पॉइंट डिलीवरी प्रेशर तो ये है आपका, बट कंडेंसर से पहले आप खुद जानबूझ के कुछ ना कुछ प्रेशर को डिक्रीज करते हो ताकि कंप्लीट रेफ्रिजरेंट डिलीवर हो जाए। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका? 19 का आंसर आएगा लेस देन द आउटलेट ऑफ कंप्रेसर। हमने देखा लेस देन था। लास्ट क्वेश्चन, इन एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल रेफ्रिजरेंट ऑल्सो एब्जॉर्ब हीट अदर देन इवेपोरेटर इन, देख लेते हैं कहाँ कहाँ इसने हीट एब्जॉर्ब की। देखो सबसे पहले इसने कहाँ हीट एब्जॉर्ब की? यहाँ तक तो इसने इवेपोरेटर में हीट एब्जॉर्ब की, जो कि आइडियली होती ही है। इसके बाद अब इसने वन जो इवेपोरेटर का आउटलेट है वहाँ से लेकर जो सक्शन लाइन है वहाँ पे भी सबसे पहले टेम्परेचर को गेन किया, हीट एब्जॉर्ब की। ठीक है। उसके बाद तो हीट इसने यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करवाया, हमने टेम्परेचर भी डिक्रीज करवाया, तो यहाँ पे तो कोई हीट एब्जॉर्ब हुई नहीं। बट सक्शन वाल्व से लेकर कंप्रेसर के इनलेट तक यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हीट को एब्जॉर्ब किया। तो एक तो सक्शन लाइन और दूसरा सक्शन वाल्व, दोनों जगह हमने प्रेशर को इंक्रीज का होता हुआ देखा, टेम्परेचर को इंक्रीज होता हुआ देखा। किसकी वजह से? जो कि इसने हीट को एब्जॉर्ब किया है सक्शन लाइन में भी और आफ्टर सक्शन लाइन बिफोर कंप्रेसर इनलेट, दोनों में। तो आंसर क्या आएगा आपका? बोथ ए एंड बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा एडवांस चलेंगे और न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे सोल्व करने हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप आज के लेक्चर के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इनको रिवाइज जरूर कीजिए। कंसेप्ट क्लियरिंग लेक्चर्स हमारे जरूर देखिए। बेसिक क्लास से हमने स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंट्रोपी, एंथैल्पी पूरा हमने डिटेल में कवर किया है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तब तक आप वो सीरीज जरूर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।